गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम को डिस्कस करने जा रहे हैं या राष्ट्रीय आय को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है उसको ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि परिभाषा को ही अपने आप में समझ लेना, बहुत कुछ समझ लेना होगा। तो हम डायरेक्ट इसकी जो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो परिभाषा है उसको नहीं लेंगे। हम सबसे पहले इसकी जो बेसिक परिभाषा ली जाती है आम लोगों के द्वारा उसको समझेंगे, फिर हम धीरे धीरे नेशनल इनकम की जो परिभाषा है वो इकोनॉमिक्स में क्या लिखी गई है, जो आर्थिक रूप में लिखी गई है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय होती क्या है आम लोगों के अकॉर्डिंग। राष्ट्रीय आय यानी कि राष्ट्र की आय या देश की आय। अगर किसी आम व्यक्ति से आप पूछेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का है, तो वो यही बोलेगा, या जो नहीं जानता है राष्ट्रीय आय की परिभाषा, वो ये कहेगा कि एक देश के लोगों की आयों का योग राष्ट्रीय आय है। यानी कि एक देश में जितने भी नागरिक निवास करते हैं उन सब की इनकम को जोड़ दिया जाए तो वो इनकम ही उस देश की राष्ट्रीय आय हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि देश में जो इनकम कमाने वाले लोग हैं, जो आय प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो वैधानिक तरीके से किसी भी प्रकार की इनकम प्राप्त करते, इलीगल नहीं, वैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से जो इनकम प्राप्त करते हैं, वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आय प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अध्यापक हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वो चाय की थड़ी लगाने वाला चाय वाला हो सकता है, दुकानदार हो सकता है, वह कारखाने का मालिक हो सकता है या उत्पादक हो सकता है, सैनिक हो सकता है, पान वाला हो सकता है, वकील हो सकता है, किसी कंपनी में मैनेजर हो सकता है, किसी ऑफिस में सरकारी कर्मचारी हो सकता है, सैलून चलाने वाला या पार्लर चलाने वाला व्यक्ति या महिला हो सकती है। तो हमें क्या समझ में आया कि एक देश में जो नागरिक हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्य करके आय प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, अगर आप इसे गौर से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हम इन विभिन्न प्रकार के आय प्राप्त करने वाले कार्यों को दो तरीकों में बांट सकते हैं। क्या है वो दो तरीके? या तो सेवा देकर आय प्राप्त की जाए या उत्पादन करके आय प्राप्त की जाए। कैसे? आप इसको दोबारा देखिए। एक अध्यापक जब अपने छात्रों को पढ़ाता है तो वह सेवा दे रहा है। सेवा का मतलब किसी के पैर दबाना या हाथ दबाना, किसी की शारीरिक रूप से सेवा करना नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर सेवा का तात्पर्य है कि कुछ ऐसा करना जो फिजिकली नहीं हो बल्कि वो दिखता हो। तो एक अध्यापक जब अपने छात्रों को पढ़ाता है तो ये सेवा करना है। एक डॉक्टर जब अपने मरीजों का इलाज करता है तो यह सेवा करना है। सैनिक जब अपनी देश की रक्षा करता है सरहदों पर तो ये देश की सेवा करना है। एक वकील जब किसी को कानूनी सलाह देता है, किसी का केस लड़ता है, तो यह भी सेवा है। एक कर्मचारी अपने ऑफिस में कार्य करता है तो यह एक सेवा है। मैनेजर अपने उत्पादक को, अपने मालिक को विभिन्न प्रकार की सलाह देता है उत्पादन के संबंध में, ये भी सेवा करना है। एक सैलून में काम करने वाला व्यक्ति जब पुरुष वर्ग के हेयर कट करता है या और कोई उनके सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करता है तो यह भी सेवा है। और सेम पार्लर में होने वाले कार्य भी सेवा है। इसके अलावा क्या बचा? एक चाय वाला, एक पान वाला या कारखाने का मालिक, ये क्या करते हैं? ये चाय का उत्पादन करते हैं, मतलब चाय जो कप में डाली गई है वो एक तरीके से प्रोडक्शन ही है। एक कारखाने का मालिक अपने कारखाने में वस्तुओं का उत्पादन करता है। एक पान वाला भी जब पान को बना के उसका असेंबल करके देता है तो वो भी एक तरीके का प्रोडक्शन ही है। तो पान वाला, किसी कारखाने का मालिक या चाय वाला, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये उत्पादन करके आय अर्जित कर रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि एक देश के जो विभिन्न नागरिक हैं वो कई प्रकार से आय अर्जित कर सकते हैं। जितने भी आय अर्जित करने के तरीके हैं उन्हें हम अल्टीमेटली दो भागों में बांट सकते हैं। या तो आय प्राप्त करने के लिए सेवाएं दी जाए,
हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब अर्थशास्त्र में कोई सेवाएं देने का कार्य होता है तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति सेवा दे रहा है उसे सेवा देने के बदले किसी भी प्रकार की आय प्राप्त होनी चाहिए। जैसे अध्यापक या प्राध्यापक या जो आपके गुरुजन होते हैं, वो जब आपको पढ़ाते हैं तो वो भी सेवा देने का कार्य है, लेकिन बदले में उन्हें मंथली इनकम प्राप्त होती है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। आय प्राप्त करने के दो ही तरीके हो सकते हैं। इन सभी तरीकों को हमने दो भागों में बांट दिया है। सभी सेवाएं देने के बदले आय प्राप्त होती है, या जो उत्पादन होता है उसको उत्पादित करके बेच दिया जाए तो भी उत्पादों को आय प्राप्त होती है। तो हम क्या करेंगे कि सभी सेवाएं देने के बदले प्राप्त आय को जोड़ ले। उत्पादन को बेचने से प्राप्त होने वाली आय, जिसे हम आगम भी बोलते हैं, रेवेन्यू भी बोलते हैं, उसे जोड़ लिया जाए। मान लीजिए तो उन दोनों प्रकार से प्राप्त आयों को जब जोड़ लिया जाता है और जो रिजल्ट निकल के आता है वो उस देश की क्या हो गई, राष्ट्रीय आय। उदाहरण के लिए, अगर भारत में सभी सेवाएं देने के बदले सभी प्रकार की सेवाओं को जोड़ लिया गया, तो हमने थोड़े से उदाहरण लिए हैं, बहुत प्रकार की सेवाएं होती हैं, तो सभी सेवाओं को अगर हम जोड़ लेते हैं, सभी सेवाओं के बदले प्राप्त आय को हम जोड़ लेते हैं और मान लीजिए 20,000 करोड़ रुपए की सेवाओं का मूल्य उत्पन्न हुआ उस देश में, हमारे देश में, और जो उत्पादन है उसका मूल्य 40,000 करोड़ रुपए हुआ, तो 20,000 40,000 को करोड़ को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 60,000 करोड़ रुपए, यानी कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितनी हो गई, 60,000 करोड़ रुपए। तो हमें क्या समझ में आया कि एक देश में आय प्राप्त करने के बहुत से तरीके होते हैं। उन तरीकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, या तो सेवाएं देकर आय अर्जित होती है या उत्पादन करने के बाद में आय अर्जित होती है। जब सेवाओं के मूल्य और उत्पादन के मूल्य को जोड़ लिया जाता है तो वो उस देश की क्या होती है, राष्ट्रीय आय। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे एक व्यक्ति की आय का आकलन हर महीने किया जाता है, भाई मासिक इनकम कितनी है, हर महीने सैलरी कितनी मिलती है, उसी प्रकार राष्ट्र की आय का आकलन भी किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वार्षिक स्तर पर, कि देश की सालाना इनकम क्या है, देश की राष्ट्रीय आय वार्षिक स्तर पर क्या है। तो हमने यहाँ पर समझा कि आम परिभाषा क्या होती है राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त की जाती है, या तो सेवाएं होंगी या उत्पादन होगा। अब हम आते हैं राष्ट्रीय आय की एक्चुअल परिभाषा पर, जो हम पढ़ते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ लिखा है, अतः राष्ट्रीय आय की उचित परिभाषा क्या होगी। ध्यान से समझिए, एक देश में राष्ट्रीय आय, हमेशा एक देश के बारे में बात करते हैं हम उसमें, इसलिए हमने यहाँ पर देश का नाम लिख दिया है परिभाषा में। एक देश में एक वर्ष की अवधि के दौरान, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय का आकलन वार्षिक स्तर पर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर समय का भी उल्लेख किया है। एक देश में एक वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु व सेवाओं के मूल्यों का योग उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय है। तो यहाँ पर इस परिभाषा में हमने सारे इंफॉर्मेशन दे दिए हैं। सबसे पहले एक देश, सबसे पहले एक देश, सबसे पहले एक देश हो गया, फिर अवधि हो गई एक वर्ष, फिर उसके बाद में उत्पादन हो गया, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु। एक्चुअली में ये जो चार शब्द है वो उस देश के उत्पादन को ही बताते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा कि उत्पादन और सेवाओं के मूल्यों को लिया जाएगा, तो यहाँ पर हमने उत्पादन को और अच्छे से परिभाषित कर दिया। उत्पादन किसका होता है, उत्पादन वस्तुओं का ही होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अगर हम ऐसे भी पढ़ते, समस्त अंतिम वस्तु शब्द का प्रयोग ना करते, हम सिर्फ इतना सा पढ़ लेते, एक देश में एक वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित वस्तु व सेवाओं के मूल्यों का योग, तो भी वही बात होती। लेकिन जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं तो हम जब ये लिखते हैं परिभाषा में
उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु। तो ये जो अंतिम वस्तु शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मैं बताती हूँ। तो हमने क्या लिया राष्ट्रीय आय की परिभाषा में, जो भी प्रोडक्शन हुआ है वह, और जो भी सेवाएं उत्पादित हुई हैं उनका मूल्य, और उनको क्या किया, जोड़ लिया। अब जोड़ा किस आधार पर, मुद्रा के रूप में। आप मापेंगे भी तो किसी रूप में उसे। तो एक वर्ष की अवधि में एक देश में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है, जितना भी सेवाएं दी गई हैं, उनके मूल्यों को जोड़ लिया जाए। अब मूल्य किस में जोड़े गए हैं, मुद्रा के माप में, मुद्रा के रूप में। अगर भारत है तो राष्ट्रीय आय को जब नापेंगे और वस्तुओं का मूल्य, वस्तु और सेवाओं का मूल्य जोड़ेंगे तो हम रुपए में मापेंगे, हमारी मुद्रा रुपए है। अगर ये अमेरिका की राष्ट्रीय आय होगी तो वहाँ डॉलर में, अगर ये जापान की होगी तो वो येन में। इस तरीके से राष्ट्रीय आय क्या कहती है कि एक देश में एक वर्ष की अवधि के दौरान जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं और जितने भी सेवाएं दी गई हैं उनके मूल्य को जोड़ लिया जाए तो वो उस देश की राष्ट्रीय आय हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं यह शब्द कि हमने उत्पादित वस्तु के आगे अंतिम शब्द क्यों लगाया है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए बहुत ही सरल बात है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे आगे भी कुछ और उत्पादित किया जा सकता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे आगे कुछ उत्पादित नहीं किया जाता, बस उसे उपभोक्ता कंज्यूम कर लेता है या उसको खा लेता है। तो अंतिम वस्तु वे हैं, इधर देखिए, अंतिम वस्तु वे हैं जो अन्य किसी उत्पादन के कार्य को नहीं करती बल्कि मात्र उपभोग के ही काम में आती है। उदाहरण के लिए आटे की बात करें, अगर आटे को हम सीधे उपभोग के ही काम में ले लेते हैं तो यहाँ पर आटा क्या हो गया, फाइनल गुड्स। दिस इज नॉट गुड, दिस इज गुड्स, वस्तुएं। गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड्स का मतलब वस्तुएं होता है। दोबारा से, आटे को यदि उपभोक्ता ने रोटियां बना के अपने घर में उपभोग कर लिया है तो वह आटा उस अर्थव्यवस्था के लिए क्या हो गया, अंतिम वस्तु। लेकिन आटे को किसी एक ऐसे व्यक्ति ने खरीदा जो अगर इस आटे से ब्रेड बनाई गई, ब्रेड से ब्रेड पकोड़ा बनाया गया है और फिर इसे किसी उपभोक्ता ने उपभोग किया तो यहाँ पर अंतिम वस्तु ब्रेड पकोड़ा होगी, ना कि ब्रेड होगी, ना ही आटा होगा। क्यों? जब आटे को कंज्यूम किया जा रहा है तो आटा उपभोक्ता ने कितने रुपए में खरीदा, मान लीजिए 200 रुपए का आटे का पैक खरीद लिया। तो जब उपभोक्ता 200 रुपए का आटा खरीदता है तो ये जो 200 रुपए है ये क्या है, दुकानदार की आय बन गई। दुकानदार की आय बनी तो ये आय दुकानदार की राष्ट्रीय आय में इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन 200 रुपए का आटा खरीद कर ब्रेड बनाई गई और ब्रेड बनाकर बेची गई 400 रुपए में, और इस 400 रुपए से ब्रेड पकोड़ा बनाया गया 1000 रुपए का। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में ना तो आटे का मूल्य शामिल होगा, ना ब्रेड का मूल्य शामिल होगा, बल्कि ब्रेड पकोड़े का मूल्य शामिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आटा 200 रुपए में, यहाँ पे तो आटा क्या है कि उपभोग कर लिया तो दुकानदार को सीधे 200 रुपए मिल गए। यहाँ पे क्या हुआ कि जब दुकानदार ने 200 रुपए का आटा बेचा तो दुकानदार की इनकम कितनी हो गई, दुकानदार की इनकम हो गई 200 रुपए। अब ब्रेड बनाने वाले ने क्या किया कि 200 रुपए का आटा तो खरीद लिया लेकिन उसमें और इंग्रेडिएंट मिला के अपनी और मेहनत लगा के ब्रेड बनाई और ब्रेड कितने में बना के बेची, 400 रुपए में। तो इस 400 रुपए में शामिल है आटे की वह कीमत जो दुकानदार की आय बनी थी। इसलिए यहाँ पर आटे का मूल्य इकोनॉमी में नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि हम ब्रेड के मूल्य को कंसीडर करेंगे क्योंकि ब्रेड के मूल्य में ही दुकानदार की आय शामिल हो गई है। अगर इस ब्रेड को सीधे ही उपभोक्ताओं को बेच दिया जाता तो यहाँ पर ब्रेड ही अंतिम वस्तु हो जाती और 400 रुपए चूंकि ब्रेड वाले ने कमा लिए हैं
इसलिए 400 रुपए राष्ट्रीय आय में इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रेड बनाने वाले से, ब्रेड पकोड़ा बनाने वाले ने इस ब्रेड को खरीद लिया, तो ये 400 रुपए राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, बल्कि अब हम यहाँ विचार करेंगे। तो ब्रेड पकोड़ा बनाकर 1000 रुपए में बेचा गया, तो इस 1000 रुपए में इस ब्रेड वाले की 400 रुपए की जो खर्चा है वो शामिल है। तो यहाँ पर जो ब्रेड पकोड़ा 1000 रुपए का बनाया गया वही राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। तो हम ये क्या कहेंगे कि राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ा जाएगा, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं का। ये यहाँ पर आटा ब्रेड मध्यवर्ती वस्तु हो जाती है अगर आटे से ब्रेड और ब्रेड से ब्रेड पकोड़ा बनाकर बेचा जाता है, लेकिन आटा यहाँ पर फाइनल गुड्स हो जाती है अगर उसका सीधे उपभोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में वस्तु जो उत्पादन हुआ है उसका मूल्य जोड़ा जाएगा, लेकिन कौन सा उत्पादन का मूल्य जोड़ा जाएगा? जो अंतिम वस्तु है, लास्ट गुड्स है, ना कि मध्यवर्ती वस्तु या इंटरमीडिएट गुड। अब अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आय के जोड़ में हमने क्या किया कि नहीं, हम तो आटे का भी मूल्य जोड़ेंगे, हम तो ब्रेड का भी मूल्य जोड़ेंगे, हम तो ब्रेड पकोड़े का भी मूल्य जोड़ेंगे, तो राष्ट्रीय आय का आकलन क्या होगा? 1600 रुपए। लेकिन वास्तव में क्या कंट्री की इनकम 1600 रुपए है? नहीं है, क्योंकि आटे का मूल्य ब्रेड में शामिल हो गया है, ब्रेड का मूल्य ब्रेड पकोड़े में शामिल हो गया है, और ब्रेड पकोड़े वाले ने 600 रुपए अलग से कमा लिए हैं, 200 रुपए अलग से कमा लिए हैं। तो या तो हर स्तर पर जो मूल्य वृद्धि हुई है उसको जोड़ दिया जाए या अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ दिया जाए। अब ये मूल्य वृद्धि क्या होती है? आटे से ब्रेड, आटे सबसे पहले आटा बनाया तो यहाँ पर 200 रुपए का मूल्य इमर्ज हो गया। अब आटे से जब ब्रेड बनाई तो ब्रेड वाले ने इस 200 रुपए के मूल्य के साथ साथ और दोबारा 200 रुपए डाल दिए, यहाँ ये प्लस हुआ, यहाँ भी ये प्लस हुआ। और ब्रेड पकोड़े वाले ने क्या किया और उसमें मूल्य डाला कितने रुपए का? 400 से। देखिए दोबारा से समझते हैं। आपको सरल समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको अलग तरीके से लिख दिया है कि क्यों हम फाइनल गुड्स को ही राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल करते हैं। आटे का अगर उपभोक्ता कर लेता है तो यहाँ पर आटा फाइनल गुड्स है, और ये 200 रुपए जो दुकानदार को दिए गए हैं आटे के बदले, तो ये 200 रुपए दुकानदार की इनकम हो जाएगी, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड हो जाएगा कि उत्पादन हुआ 200 रुपए का। अगर आटे वाले ने 200 रुपए का आटा, आटे वाले से 200 रुपए का आटा ब्रेड पकोड़े वाले ने खरीदा, तो यहाँ पर आटे वाले ने 200 रुपए कमाए, यहाँ पर ब्रेड पकोड़े वाले ने आटे के मूल्य में 200 रुपए लगाकर ब्रेड बनाई तो 400 रुपए की ब्रेड बन गई। 400 रुपए के ब्रेड में ब्रेड पकोड़े वाले ने 600 रुपए की और चीजें लगाई और 1000 रुपए का ब्रेड पकोड़ा बना दिया। तो या तो अंतिम वस्तु के रूप में इस 1000 रुपए को जोड़ लिया जाए या उत्पादन के हर स्तर पर जो मूल्य वृद्धियां हुई है उसे जोड़ लिया जाए। कौन सी हुई है मूल्य वृद्धियां? यहाँ पर 200 रुपए, यहाँ पे से 200 रुपए की और मूल्य वृद्धि कर दी, यहाँ पर से 600 रुपए की मूल्य वृद्धि कर दी। तो या तो 600, 200 और 200 जोड़ लिया जाए और फिर राष्ट्रीय आय का आकलन कर दिया जाए, या अंतिम वस्तु का ही मूल्य जोड़ लिया जाए। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना बहुत ही कठिन हो जाता है, इसलिए राष्ट्रीय आय के आकलन में अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ दिया जाता है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक देश की राष्ट्रीय आय सबसे पहले वार्षिक तौर पर कंक्लूड की जाती है। एक वर्ष के दौरान जो भी वस्तु व सेवाएं उत्पादित हुई है उनके मूल्यों को जोड़ लिया जाए, लेकिन किस प्रकार की वस्तु? जो अंतिम वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा को समझ लिया है। अब हम इसी टॉपिक को 2-3 वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आय बहुत ही बड़ा टॉपिक है। फिर हम आपको ये बताएंगे कि राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे होता है, राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं कौन सी है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।